एनसीईआरटी, जिसे हम राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के नाम से जानते हैं, जो संस्था 1 सितंबर 1961 को एस्टैब्लिश होती है और जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। हाल ही में 8th क्लास के लिए एक पुस्तक एनसीईआरटी ने जारी की, जिसमें एक चैप्टर शामिल कर दिया, करप्शन इन जुडिशरी, न्यायपालिका में भ्रष्टाचार। बड़ा विवाद इसको लेकर कुछ दिनों से आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा। हम क्यों जुड़े हैं, मैं बताने जा रहा हूं आपको कि एनसीईआरटी क्या है, क्या काम है एनसीईआरटी का, क्या क्या विवाद एनसीईआरटी से लगातार जुड़े हुए हैं, हालिया विवाद क्या है, सुप्रीम कोर्ट में एनसीईआरटी की ये किताब कैसे पहुंची, क्यों सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बैन लगा दिया और अब आदेश ये दे दिया गया है कि जिस किसी के पास हार्ड कॉपी पहुंची है वो तो लौटा ही दे। सोशल मीडिया में भी जहां कहीं इससे रिलेटेड इमेज या कोई चीज है वो डिलीट कर दिया जाए, हटा दिया जाए। आज कंप्लीट पड़ताल हम इस मुद्दे पर करेंगे। आपको जुड़ जाना है आज के इस वीडियो से। और वो इमेज, क्योंकि उसको हटाने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है, हम इस वीडियो में नहीं चलाएंगे, अदरवाइज ये वीडियो भी हटा दिया जाएगा। सरकार पूरी तरह से सोशल मीडिया को भी कंट्रोल कर रही है और ये सोशल मीडिया ही है जिसके कारण मामला सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में आया है। आइए शुरू करते हैं एनसीईआरटी की स्थापना से। तो जैसा कि मैंने बताया, एनसीईआरटी का गठन 1 सितंबर 1961 को हुआ है। एनसीईआरटी एक सलाहकार संस्था के रूप में काम करती है। इसके प्रमुख कार्यों में से एक है पाठ्य पुस्तक तैयार करना। क्लास 1 से 12 तक के लिए मानक किताबें और सिलेबस तैयार करने की जिम्मेदारी एनसीईआरटी के पास में है। स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए नए नए रिसर्च करना ये एनसीईआरटी की जिम्मेदारी है। टीचर्स के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम तैयार करना और मॉड्यूल तैयार करना जिससे वे बेहतर तरीके से पढ़ा सकें, ये भी एनसीईआरटी के कार्यों में आता है। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स को शिक्षा संबंधी नीतियों पर सलाह देना एनसीईआरटी का प्रमुख काम है। ऑडियो वीडियो प्रोग्राम और डिजिटल कंटेंट जैसे दीक्षा ऐप, ये भी एनसीईआरटी ने तैयार किया है और समय समय पर तैयार करती रहती है। वर्तमान समय में प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी एनसीईआरटी के चीफ हैं। 2022 में इन्होंने पद धारण किया है। क्या है हालिया विवाद और क्यों सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इंटरवीन किया, आइए सीधे आपको विवाद पर लिए चलता हूं। तो हुआ ये कि एनसीईआरटी ने 24 फरवरी को क्लास 8 के स्टूडेंट के लिए सोशल साइंस की टेक्स्ट बुक जारी की। ये किताब एकेडमिक सेशन 2026-2027 से स्कूलों में पढ़ाई जानी थी। इसका पहला पार्ट जुलाई 2025 में रिलीज किया गया था। शिक्षा मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार इस किताब की 2.25 लाख कॉपियां छप गईं। इनमें से 38 कॉपियां बाजार में बिक पाईं। इन कॉपियों को ढूंढकर वापस लेने की कोशिश की जा रही है। बाकी 2,24,962 कॉपियां गोदाम में ही हैं, जिन्हें वापस मंगा लिया गया है। किताब का नाम है एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड पार्ट 2। इसमें द रोल ऑफ जुडिशरी इन अवर सोसाइटी चैप्टर के अंदर करप्शन इन जुडिशरी का टॉपिक जोड़ा गया। इसमें यह कहा गया है कि भ्रष्टाचार, बड़ी संख्या में पेंडिंग मामले और जजों की भारी कमी जुडिशियल सिस्टम के सामने प्रमुख चुनौतियों में शामिल हैं। इस बुक में जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड, देरी से मिला न्याय, अन्याय है, इस पर एक पूरा का पूरा चैप्टर दिया गया, जिसमें कुछ अहम बातों को शामिल किया गया। सुप्रीम कोर्ट के कॉग्निजेंस में जैसी ही ये बात आई तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत साहब की बेंच ने इसे अपने पास मंगवाया और बैन कर दिया। क्या कुछ बातें जुडिशरी के बारे में लिखी गई हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति लिया है, आइए पहले वो समझते हैं, फिर समझेंगे सुप्रीम कोर्ट ने इसे क्यों बैन कर दिया है, फिर समझते हैं एनसीईआरटी का जवाब क्या है और फिर अपनी कुछ राय इस पर बनाएंगे। तो पॉइंटर्स में देखिए, पहली बात इसमें जुड़ी है न्यायपालिका की हायरार्की और न्याय तक पहुंच को समझाने के लिए जुडिशियल सिस्टम के सामने आने वाली चुनौतियां जैसे करप्शन और केस बैकलॉग को बताया गया है। करप्शन वाले सेक्शन में बताया गया है कि जज एक कोड ऑफ कंडक्ट से बंधे होते हैं जो न केवल कोर्ट में बल्कि कोर्ट के बाहर भी उनके व्यवहार को कंट्रोल करता है। जुडिशरी के अंदरूनी अकाउंटेबिलिटी सिस्टम को भी इसमें समझाया गया है। सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम CPGRAMS के जरिए शिकायतें लेने के तय तरीके भी इसमें बताए गए हैं। पुस्तक में CPGRAMS सिस्टम के जरिए 2017 और 2021 के बीच 1,600 ज्यादा शिकायतें मिली थीं, इस पर भी प्रकाश डाला गया है। बुक्स में गंभीर मामलों में जजों को हटाने के संवैधानिक नियम के बारे में भी बताया गया है। पार्लियामेंट इम्पीचमेंट मोशन पास करके जज हटा सकती है, इस पर डिटेल में समझाया गया है। बच्चे इसमें पढ़ेंगे कि ऐसे मोशन पर सही जांच के बाद ही विचार किया जाता है।
इस दौरान जज को मामले में अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिया जाता है। चैप्टर में यह भी समझाया गया है कि लोग जुडिशरी के अलग अलग लेवल पर करप्शन का सामना करते हैं। गरीबों और जरूरतमंदों की न्याय तक पहुंच की समस्या बिगड़ सकती है। यह भी बताया गया है इसमें कि राज्य और केंद्र ट्रांसपेरेंसी और पब्लिक ट्रस्ट को मजबूत करने की कोशिशें कर रहे हैं। इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और करप्शन के मामलों के खिलाफ फास्ट एक्शन लेना शामिल है। और तो और इसमें पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई साहब का भी जिक्र आया है। लिखा है कि उन्होंने जुलाई 2025 में कहा था कि जुडिशरी के अंदर करप्शन और गलत कामों के मामलों का पब्लिक ट्रस्ट पर बुरा असर पड़ता है। उनके हवाले से कहा गया है कि हालांकि इस ट्रस्ट को फिर से बनाने का रास्ता इन मुद्दों को सुलझाने के लिए उठाए गए तेज, निर्णायक और ट्रांसपेरेंट एक्शन में है। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी डेमोक्रेटिक गुण हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वसंज्ञान लिया। सोशल मीडिया और अन्य मीडिया हाउसेस ने इस बात को बड़ी जोर शोर से उठाया था। सुप्रीम कोर्ट में SG सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता प्रस्तुत हुए थे। सुप्रीम कोर्ट की बेंच में चीफ जस्टिस सूर्यकांत बैठे थे। आइए कोर्ट रूम लाइव में क्या कुछ हुआ कम शब्दों में आपको समझाता हूँ। SG मेहता साहब ने कहा, इस मामले में शुरुआत में हम बिना शर्त माफी पेश करते हैं। CJI ने कहा, हमारे मित्र मीडिया ने यह नोटिस भेजा जिसमें माफी का कोई जिक्र नहीं है। सीनियर एडवोकेट विकास सिंह ने कहा, यह जानबूझकर किया गया है। चीफ जस्टिस कहते हैं, यह हमारी संस्थागत जिम्मेदारी है कि पता लगाया जाए कि क्या यह किताब में प्रकाशित हुआ भी है या नहीं। रजिस्ट्रार जनरल को भेजी गई बातचीत में प्राधिकरण यानी कि NCERT अपना बचाव कर रहा था। लगता है यह गहरी साजिश है। SG मेहता ने कहा, जिन्होंने ये 2 चैप्टर तैयार किए वे कभी UGC या किसी मंत्रालय के साथ काम नहीं करेंगे। CJI ने कहा, तब तो यह बहुत आसान हो जाएगा और वे बिना सजा के छूट जाएंगे। जिन्होंने गोली चलाई है, जिससे आज न्यायपालिका लहूलुहान है, इस तरह से उन्हें कैसे छोड़ा जा सकता है। चीफ जस्टिस ने कहा, जब हम पर लगातार हमले हो रहे होते हैं तब हमें अच्छे से पता होता है कि संतुलन कैसे बनाना है। ये कॉपी बाजार में उपलब्ध है। SG मेहता ने कहा, 38 पुस्तकें बाजार में गई थी और उन्हें वापस ले लिया गया है। पूरी पुस्तक की समीक्षा फिर से की जाएगी और इसमें एक अन्य भाग लंबित मामलों पर है जिसमें लिखा है न्याय से वंचित। चीफ जस्टिस ने कहा, यह एक सुनियोजित कदम है। पूरे शिक्षण समुदाय को यह बताया जाएगा कि भारतीय न्यायपालिका भ्रष्ट है और मामले लंबित हैं। फिर ये बात छात्रों तक भी जाएगी और उनके अभिभावकों तक भी जाएगी। यह तो गहरी जड़ें जमाए हुए साजिश दिखाई पड़ती है। सिंघवी ने कहा, यह बेहद सिलेक्टिव है। कपिल सिब्बल ने कहा, राजनेताओं और नेताओं के बारे में क्या है, यह पुस्तक PDF फॉर्मेट में भी उपलब्ध है। ऑनरेबल जस्टिस बागची जो बेंच के पार्ट थे, उन्होंने कहा, कुछ सामग्री डिजिटल भी उपलब्ध है। इसमें जो लिखा गया है वो एक तरफा है। इसमें न्यायपालिका को मौलिक अधिकारों की रक्षा करने वाली संस्था के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है। कानूनी मदद की भी जिक्र नहीं है। हटाने के आदेश भी जारी किए जाने आवश्यक हैं। सिंघवी साहब ने कहा, ऑनलाइन सामग्री छपी हुई किताबों से ज्यादा लोगों तक पहुंच चुकी है। चीफ जस्टिस बोले, हम गहराई से जांच चाहते हैं। हमें पता लगाना होगा कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है और हम देखेंगे कि इनमें कौन कौन शामिल है। जिम्मेदार लोगों पर कार्यवाही होगी और हम इस मामले को बंद नहीं करेंगे। कपिल सिब्बल ने कहा, बोर्ड के सदस्यों ने इसकी पुष्टि कर दी है। SG मेहता बोले, हम संस्था के साथ खड़े हैं, कोई भी बिना दंड के नहीं बचेगा। चीफ जस्टिस ने कहा, एक अध्याय का शीर्षक है हमारे समाज में न्यायपालिका की भूमिका और उसमें न्यायपालिका में भ्रष्टाचार की बात कह दी गई है। हमारा मानना है कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए क्योंकि इसका पूरा असर न्यायपालिका के कामकाज पर पड़ेगा। चीफ जस्टिस ने 24 फरवरी 2026 को इंडियन एक्सप्रेस में छपे एक आर्टिकल को पढ़ने के बाद सुओ मोटू कॉग्निजेंस लिया और इस मामले में गंभीर चिंता जताई। ये तो हुआ पूरा मामला क्या था। चीफ जस्टिस की बेंच ने साफ कर दिया है कि किताबें वापस ली जानी चाहिए। डिजिटल मीडिया पर जहां कहीं भी PDF या किताब की कोई इमेज मौजूद है उसे हटाने का आदेश दे दिया है और साथ ही जिम्मेदारों की जिम्मेदारी तय करने की बात भी कह दी है। अब आते हैं मुद्दे पर। भ्रष्टाचार भारत में कहां है और कहां नहीं है। अगर हम भ्रष्टाचार की बात करें तो भ्रष्टाचार शायद कहीं ये कह रहा होगा कि मैं हवा हूं, कहां वतन मेरा। मैं हवा हूं, कहां वतन मेरा। मैं तो हवा हूं, चारों तरफ बिखरा हुआ हूं, यत्र तत्र सर्वत्र। कह रहा होगा भ्रष्टाचार कि मैं कहां हूं, कहां नहीं हूं मैं, जिस जगह हूं वहां नहीं हूं मैं, और कौन आवाज दे रहा है मुझे, कोई कह दे कि कहां नहीं हूं मैं। भ्रष्टाचार भारत में यत्र तत्र सर्वत्र बिखरा हुआ है। बहुत जल्दी भ्रष्टाचार पर रोक लगाने की आवश्यकता है। केवल किताब से चैप्टर हटा देने मात्र से ही काम नहीं होगा। न्यायपालिका को साफ सुथरा करना होगा और तो और जितने भी विभाग सीधे जनता से जुड़े हुए हैं उसमें
भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त करने के लिए पहल करना होगा। शायद तभी इस देश का भला हो सकता है। किसी चैप्टर को हटा देने से, किसी पार्ट को हटा देने से भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो जाता है। आपका क्या मानना है, जरूर जुड़कर बताइए। साथ ही आपकी नजर में भारत में कौन सा वो एक डिपार्टमेंट है जो बहुत भ्रष्ट आपको दिखाई पड़ता है, या आपका अनुभव हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर जुड़कर बताइए। मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से आपको समझ में आया होगा कि वस्तुतः मामला क्या था, कौन सी बातें एनसीईआरटी ने जोड़ी थी और क्या कुछ कहा है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में। क्या आगे और होता है आपको जरूर बताएंगे। जुड़े रहिए आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म वैदिक शिक्षा से। जानते रहिए देश दुनिया की खबरों को कानून की नजर से आसान भाषा में। नमस्कार, जय हिंद।